हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यू दृष्टि चैनल। माय नेम इज कोकिला। इस चैनल पे मैं आपको इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाऊंगी। अगर आप मुझे पहले से नहीं जानते हैं तो मेरा एक और यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है इंग्लिश विद कोकिला। वहां पे मैं कंपेटिटिव इंग्लिश पढ़ाती हूँ यानी कि इंग्लिश फॉर जनरल कॉम्पिटिशन्स। मैं वहां पे ग्रामर पढ़ाती हूँ। तो अगर आप उस चैनल को भी विजिट करना चाहते हैं तो आप इंग्लिश विद कोकिला लिख के सर्च कर सकते हैं। इस चैनल पे मैं आपको इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाऊंगी। और आज के वीडियो में हम जो पोएम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ये क्लास 12 में बिहार बोर्ड में पूछा जाने वाला एक चैप्टर है। तो विदाउट फर्दर अडू चलिए शुरू करते हैं ना। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि इस पोएम को लिखा है जॉन डन ने। ये इस पोएम के राइटर हैं, है ना। तो पोएम की शुरुआत करने से पहले हम राइटर के बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं, है ना। इससे हमें क्या मिलता है, कंटेक्स्ट मिलता है। तो जॉन डन, इनका नाम है जॉन डन, ये एक इंग्लिश राइटर है। इंग्लिश राइटर का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि हाँ इंग्लिश लैंग्वेज के राइटर हैं। ये तो हमें पहले से पता है। इंग्लिश राइटर जब मैं कहती हूँ तो मेरे कहने का मतलब है कि वो एक ऐसे राइटर हैं जिनका जन्म इंग्लैंड में हुआ। ठीक है, वो इंग्लैंड के निवासी हैं। तो हम उन्हें क्या कहेंगे, इंग्लिश राइटर। ओके ना। जॉन डन जो है उनका जन्म हुआ था 22 जनवरी 1572 में। कहाँ पे हुआ था, लंदन में। लंदन जो कि यूनाइटेड किंगडम में है। ओके। और ही डाइड ऑन 31 मार्च 1631। इनकी डेथ हुई थी 1631 में। ओके, 31 मार्च को इनका देहांत हुआ था। वो सिर्फ 59 ईयर्स के थे जब इनकी डेथ हुई। ठीक है, 59 ईयर्स के एज में ही डाइड। इनकी शादी किससे हुई थी, इनकी वाइफ का नाम था एन मोर। ओके, एन मोर से इनकी शादी हुई थी किस साल, इन 1601। ओके, 1601 वो बोलते हैं या फिर 1601 बोल सकते हैं आप। ही वॉज अ मेटाफिजिकल पोएट। वो क्या थे, मेटाफिजिकल पोएट थे। मेटाफिजिकल पोएट्री आपकी एक ब्रांच है। ठीक है, मेटाफिजिकल पोएट्री एक ब्रांच है पोएट्री की, और ये इसके पायनियर थे। क्या थे, पायनियर थे, पायनियर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री। जॉन डन जो है मार्गदर्शक थे। पायनियर का मतलब होता है मार्गदर्शक। तो वो मेटाफिजिकल पोएट्री के मार्गदर्शक माने जाते हैं। तो ही वॉज अ मेटाफिजिकल पोएट एंड ही बिलोंग टू अ रोमन कैथोलिक फैमिली। इनका रिलीजन क्या था, वो एक रोमन कैथोलिक फैमिली से बिलोंग करते थे। ठीक है ना। फेमस वर्क्स इंक्लूड, इनके जो कुछ फेमस वर्क्स हैं, जो रचनाएं हैं, कौन कौन सी है ये है सटायर्स एंड एलिजीज, सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, sermons। और इनके कुछ वर्क्स, बहुत ही फेमस वर्क्स है जिनका नाम है वैलिडिक्शन, अ फॉरबिडन मॉर्निंग, द फ्ली एंड द गुड मोरो। ठीक है, ये कुछ इनके बहुत ही ज्यादा फेमस पोएम्स हैं। इनको आप अपने आंसर्स में ऐड करेंगे तो आपको ऑब्वियसली एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। ठीक है ना। डन जो है, डन को अपने रिलीजन के वजह से काफी कठिनाइयां झेलनी पड़ी थी। डन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई कर रहे थे, पर उनके रिलीजन के वजह से, उनके धर्म के वजह से उन्हें ऑक्सफोर्ड से निकाल दिया गया, वो भी बिना किसी डिग्री के। ठीक है, तो ही वॉज फोर्स्ड, जबरदस्ती, फोर्स्ड। ठीक है, ही वॉज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट अ डिग्री। बिना डिग्री के उन्हें यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया। क्यों निकाल दिया गया, बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन, ड्यू टू हिज रिलीजन, उनके धर्म के वजह से। ठीक है, ऑक्सफोर्ड में उन्होंने क्या पढ़ाई की, तो उन्होंने पढ़ा लॉ। ठीक है, लॉ पढ़ा और थियोलॉजी पढ़ा। थियोलॉजी क्या होती है, थियोलॉजी होती है आपकी स्टडी ऑफ रिलीजन, धर्म का जो
स्टडी होता है उसे हम थियोलॉजी बोलते हैं। तो ऑक्सफोर्ड में वो लॉ और थियोलॉजी पढ़ रहे थे, पर बिना डिग्री के उन्हें निकाल दिया जाता है। ठीक है। एट द एज ऑफ 42 साल की उम्र में he accepted ordination in the Anglican Church। ठीक है, एंग्लिकन चर्च में इन्होंने ऑर्डिनेशन प्राप्त की, यानी कि वहां के वो प्रीस्ट बन गए, पादरी बन गए, क्लेरिक बन गए। ठीक है, he became a cleric in the Anglican Church at the age of 42। ठीक है, 42 साल की उम्र में वो एक क्लेरिक बन जाते हैं। नाउ स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ये जो आपका पोएम है इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। पब्लिश कब हुआ था ये? इट वॉज पब्लिश्ड पोस्थ्यूमसली। पोस्थ्यूमसली का मतलब क्या होता है? पोस्थ्यूमसली का मतलब होता है देहांत के बाद, डेथ के बाद। तो ये जो पोएम है, ये जॉन डन जब मर गए, उनकी जब डेथ हो गई, उसके बाद इस पोएम को पब्लिश किया गया। ठीक है। So this poem was published posthumously in his collection Songs and Sonnets in 1633। कलेक्शन का नाम क्या था? जिस कलेक्शन में इस पोएम को पब्लिश किया गया, उस कलेक्शन का नाम था सॉन्ग्स एंड सॉनेट्स। किस साल में पब्लिश हुआ? 1633। अभी आपने देखा था पिछले स्लाइड में कि इनकी डेथ कब हुई थी? 1631 में, है ना? तो इनकी डेथ होने के कुछ साल के बाद इनका ये वर्क पब्लिश हुआ था किसी कलेक्शन में जिसका नाम था सॉन्ग्स एंड सोनेट्स। ठीक है। ये जो पोएम है ये 40 लाइन की है। इट इज अ 40 लाइन्स पोएम डिवाइडेड इनटू 5 ऑक्टेव्स। 40 लाइन की पोएम है जो कि 5 ऑक्टेव में डिवाइड कर दी गई है, बांट दी गई है। ठीक है। ऑक्टेव क्या होता है? तो पोएम में आपने देखा होगा स्टैंजा होते हैं, राइट? जैसे पैराग्राफ होते हैं ना, कोई स्टोरी पढ़ते हैं तो एक पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ, 3 पैराग्राफ। पोएम में स्टैंजा होते हैं। तो ऑक्टेव क्या हुआ? ऑक्टेव 8 लाइन का एक स्टैंजा है। ठीक है। एक स्टैंजा जिसमें 8 लाइन्स होते हैं उसे हम ऑक्टेव कहते हैं। ठीक है। तो 8 लाइन का जो हमारा पैराग्राफ या स्टैंजा जिसे आप कह सकते हैं, उसे हम आप ऑक्टेव कहते हैं। तो इस पोएम में 40 लाइन है जो कि 5 ऑक्टेव में डिवाइडेड है। नाउ इट इज अ लव पोएम फॉर हिज बिलवेड। ये जो पोएम है एक लव पोएम है, और किसके लिए है? उनकी बिलवेड के लिए। जब आप आंसर लिखेंगे तो आंसर में ये मत लिखना कि बार बार कि वो अपनी वाइफ को कह रहे थे, वाइफ से बात कर रहे थे। आप आंसर में लिख सकते हैं ही इज टॉकिंग टू हिज बिलवेड। ठीक है। अपनी प्रिय से वो बात कर रहे थे, अपनी बिलवेड से वो बात कर रहे थे। बिलवेड ज्यादा सूटेबल है। ठीक है। और एग्जामिनर प्रेफर करते हैं कि आप बिलवेड लिखें, अच्छा होता है। ठीक है। तो एक लव पोएम है किसके लिए? उनकी बिलवेड के लिए, जिनसे वो प्यार करते हैं, उनकी प्रेमिका के लिए। ठीक है ना। मेटाफिजिकल पोएट्री जो है, मेटाफिजिकल पोएट्री, इसके बारे में हमने बात की थी। मैंने आपको बताया था कि जॉन डन क्या थे? इसके मार्गदर्शक थे, है ना? इस तरह की पोएट्री जो थी इसके मार्गदर्शक रहे हैं जॉन डन। तो मेटाफिजिकल पोएट्री होती क्या है, इसमें होता क्या है, ये देख लेते हैं। तो मेटाफिजिकल पोएट्री इट इज मार्क्ड बाय इंटेलेक्चुअल रीजनिंग ब्लेंडेड विथ इमोशन। इंटेलेक्चुअल रीजनिंग भी है, लॉजिक भी है, दिमाग भी लगाया जा रहा है, और इमोशन के साथ उसको जोड़ दिया गया है, मिक्स कर दिया गया है। ठीक है। तो ये पोएम में पर्टिकुलरली स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में इसमें क्या हुआ है? इसमें इमोशन भी है और इसमें लॉजिक भी मिक्स्ड है। ठीक है। ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। ये जो पोएम है इट इज कॉल्ड अ ड्रामेटिक मोनोलॉग। ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है? तो
कुछ पोएम्स ऐसी होती हैं जिसमें आपको लगेगा कि जो राइटर है या फिर जो पोएम का स्पीकर है, क्या है? स्पीकर, बोलने वाला, ठीक है। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता दूं कि जब आप आंसर राइटिंग करते हैं, ठीक है, एग्जाम्स में जब आप आंसर लिखते हैं, तो आप ये भी लिख सकते हैं कि पोएट ने कहा, पोएट ने कहा। बेटर होता है कि आप कहें स्पीकर ने कहा, द स्पीकर सेड दिस, ठीक है। तो ज्यादा अच्छा होता है नहीं, क्योंकि कई बार जो पोएट होते हैं वो अपनी आइडेंटिटी हटा के इमेजिन करके भी तो कई लोग लिखते हैं ना। तो जब आप इमेजिन करके लिखते हैं तो आप एज अ स्पीकर लिख रहे हैं। तो स्पीकर भी लिख सकते हैं कि द स्पीकर इज अड्रेसिंग हिज बिलवेड। जो स्पीकर है पोएम का, जो बोलने वाला है ना, वो अपनी बिलवेड से बात कर रहा है। अब ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है? ड्रामेटिक मोनोलॉग एक ऐसा तरीके का एक पोएम है जिसमें एक स्पीकर होता है, ठीक है, एक स्पीकर होता है और एक लिसनर होता है, सुनने वाला होता है, ठीक है। एक स्पीकर होता है और एक लिसनर होता है, सुनने वाला होता है। पर ये सुनने वाला जो है, ये जवाब कभी नहीं देता, वो चुपचाप सुनता है, ठीक है। और जो पोएम होती है वो कॉन्वर्सेशनल टोन में होती है। ये देखो, कॉन्वर्सेशनल टोन का क्या मतलब है? ऐसा लगता है कि जो स्पीकर है, जो पोएट है, वो किसी से बात कर रहा है, ठीक है, उसे कुछ समझा रहा है या फिर उसे कुछ बता रहा है। ओके, तो ड्रामेटिक मोनोलॉग है ये पोएम, ठीक है। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग। इट हैज अ कॉन्वर्सेशनल टोन। इसकी जो टोन है एक कॉन्वर्सेशन की जैसे है। कॉन्वर्सेशन क्या होता है? जो दो लोगों के बीच में जो बातचीत होती है उसे कॉन्वर्सेशन कहते हैं। तो इसकी जो टोन है ये कॉन्वर्सेशनल है। ऐसा लगता है कि एक स्पीकर बोल रहा है और एक लिसनर सुन रहा है, ठीक है ना। इंट्रोडक्शन एक बार पढ़ लेते हैं इस पोएम का। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज अ लव पोएम। क्या है? एक लव पोएम है ऑफ सेपरेशन। सेपरेशन का मतलब अलग होना, है ना, जुदाई जिसे आप कहते हैं, है ना। म्यूजिक में आपने सॉन्ग्स में काफी सुना होगा, जुदाई के गाने होते हैं, अलग होने वाले गाने होते हैं। तो इट इज अ लव पोएम ऑफ सेपरेशन, believed to be written to Dunn's wife and more। माना जाता है कि ये जो पोएम है ये डन ने अपनी वाइफ के लिए लिखी है जिनका नाम था एन मोर। ओके, when डन was when डन had to leave her temporarily। जब डन को, जॉन डन की बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, एक चीज और मैं बता दूं कि जब आप आंसर लिखते हैं जरूरी नहीं है कि आप हर समय जॉन डन लिखें, ठीक है। आप लिख सकते हैं, सिर्फ डन भी लिख सकते हैं, ठीक है। सिर्फ आप उसका टाइटल भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो डन जो है, माना जाता है कि डन ने अपनी वाइफ के लिए ये पोएम लिखी थी जब उन्हें अपनी वाइफ को कुछ समय के लिए टेम्पररीली छोड़कर जाना पड़ा था, ठीक है। कुछ समय के लिए जब वो उन्हें छोड़कर जा रहे थे कहीं, तो उन्होंने ये पोएम लिखी थी। अनलाइक कन्वेंशनल लव पोएम। कन्वेंशनल का मतलब क्या होता है? कन्वेंशनल का मतलब होता है ट्रेडिशनल या फिर ऑर्थोडॉक्स। अब आप बोलोगे मैम तो और भी ज्यादा वियर्ड वियर्ड डिफिकल्ट वर्ड्स बता रही हैं। तो कन्वेंशनल का मतलब आप कह सकते हो जो पुरानी तरीके से चला आ रहा है, ट्रेडिशनल एकदम चला आ रहा है ना, पारंपरिक। तो अनलाइक कन्वेंशनल पोएम्स, जो पारंपरिक तरीके से पोएम्स चलती आ रही हैं, लव पोएम्स, उनसे अलग हटके है ये पोएम, ठीक है। फुल ऑफ लमेंटेशन। जो पुरानी आपकी ट्रेडिशनल पोएम्स थी उसमें लमेंट बहुत था, लमेंटेशन बहुत थी। लमेंटेशन में क्या होता है? लमेंट का मतलब होता है जब आप अपना दुख दर्द सुनाते हैं, है ना, लमेंट करते हैं उसके बारे में, अपना ग्रीफ सुनाते हैं, दुख दर्द सुनाते हैं, ठीक है। इसका मैं सिनोनिम लिख दे रही हूँ,
सॉरोज सुनाते हैं, ग्रीफ सुनाते हैं, है ना। हाँ, ग्रीफ। हिंदी में आप क्या कहेंगे? दुख दर्द भी कह सकते हैं, दुख दर्द सुनाने वाले पोएम्स। तो पुराने ट्रेडिशनल कन्वेंशनल जो पोएम्स होते थे, लव पोएम्स, उसमें क्या होता था? दुख दर्द वाली बातें होती थी कि हाँ छोड़कर चली गई या वॉट एवर। यहाँ पे क्या है, डन ने क्या किया? ही प्रेजेंट्स अ रैशनल, philosophical and reassuring view of separation। अब देखो, कई पोएम्स आपने पढ़ी होंगी जिसमें सेपरेशन की बात है, जुदाई की बात है। उसमें लोग क्या करते हैं? अपना दुख दर्द व्यक्त करते हैं। डन ने अलग हट कर किया कुछ। क्या किया? यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं? वो रीजन का इस्तेमाल कर रहे हैं, लॉजिक का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। लॉजिक यूज करते हैं डन। फिलोसॉफिकल भी है, यहाँ पे दार्शनिक तरीके से भी एक बात रखते हैं, और एक आश्वासन देते हैं, ठीक है। अपनी बिलवेड को आश्वासित करते हैं। सेपरेशन को लेके एक बहुत ही ज्यादा लॉजिकल व्यू पॉइंट रखते हैं, बहुत ही ज्यादा दार्शनिक व्यू पॉइंट रखते हैं, और बहुत ही ज्यादा रीअश्योरिंग व्यू पॉइंट रखते हैं। रीअश्योरिंग का मतलब आश्वासन देते हैं, ठीक है। द पोएम प्रेजेंट्स अ स्पीकर। पोएम में क्या है? एक स्पीकर है, अड्रेसिंग हिज बिलवेड, जो अड्रेस कर रहा है। अड्रेस मतलब घर का पता का बात, घर के पते के बारे में हम बात नहीं कर रहे, ठीक है। अड्रेस कर रहा है मतलब उससे बात कर रहा है, उसे कुछ बोल रहा है, ठीक है। द पोएम प्रेजेंट्स अ स्पीकर अड्रेसिंग हिज बिलवेड। तो स्पीकर क्या कर रहा है? अपनी बिलवेड से बात कर रहा है, उसे कुछ बोल रहा है। बिफोर अ टेम्पररी सेपरेशन, जहां वो सेपरेट हो रहा है, उससे अलग हो रहा है ना। टेम्पररी का मतलब कुछ समय के लिए, क्षणिक, कुछ समय के लिए जब वो उससे दूर जा रहा है तो वो उससे कुछ बात कर रहा है, उसे कुछ बता रहा है। He reassures her that his departure does not signal a weakening of love। वो उसे क्या कर रहा है? आश्वासन दे रहा है कि उसका जाना, डिपार्च एक्सक्यूज मी, डिपार्चर का मतलब होता है कहीं जाना, ठीक है, उसका जाना। तो वो उसे आश्वासन देता है, उसे श्योर करता है कि उसका जाना जो है, उसका मतलब वो एक सिग्नल नहीं है ऑफ हिज वीकनिंग ऑफ लव, ठीक है। ये उसका जाना ये नहीं दर्शाता कि इनका प्यार कमजोर है। वीकनिंग मतलब कमजोर होना, ठीक है। तो वो कहता है कि मैं जो जा रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा जो प्यार है वो कमजोर हो गया है, ठीक है। ये आपका पूरा पोएम का इंट्रोडक्शन था। अब चलो पोएम एक बार पढ़ लेते हैं। लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी ना। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ठीक है। यहाँ पे अच्छा एक चीज और मैं आपको बता दूं कि गो की स्पेलिंग ऐसे तो नहीं होती है, हम क्या लिखते हैं? गो, है ना। डन ने क्या किया है? यहाँ पे ओल्ड इंग्लिश का यूज किया है। ही हैज यूज्ड ओल्ड इंग्लिश, ठीक है। या फिर जिसे हम ओल्ड इंग्लिश भी कहते हैं, और हाँ, आर्केइक लैंग्वेज भी कहते हैं, ठीक है। जो पुराने समय में जो अंग्रेजी यूज की जाती थी, डन ने वो वर्ड्स यूज किए हैं। आर्केइक का मतलब होता है पुराना, ठीक है, पुरानी भाषा यूज की है, ठीक है। जैसे आप कई जगह देखेंगे कि स्पेलिंग अलग अलग है। जैसे यहाँ पे आप देखिए, वियरीनेस की स्पेलिंग गलत है। गलत नहीं है, ओल्ड इंग्लिश के हिसाब से सही है। हम जो अभी लिखते हैं वो ये है, ठीक है। ये ई हम हटा देते हैं ओल्ड इंग्लिश से ना। तो इसी तरीके से आप देखेंगे, जैसे ये है टिस, ठीक है, इसका मतलब होता है दिस इज, ठीक है। ये सेल्फ है, माई सेल्फ वाला, तो ये SELF होता है, ठीक है। तो ये क्या है? ये ओल्ड इंग्लिश यूज की है डन ने, ठीक है।
अब चलो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर weariness ऑफ thee। स्वीटेस्ट लव, ये अपनी बिलवेड से बात कर रहे हैं। उसे किस नाम से पुकार रहे हैं? स्वीटेस्ट लव। ठीक है, ये इस नाम से अपनी वाइफ को या बिलवेड को पुकार रहे हैं पोएट। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर weariness ऑफ thee। स्वीटेस्ट लव, मैं इसलिए नहीं जा रहा कि मैं तुमसे थक गया हूं। weariness का मतलब होता है टायर्डनेस। इसका मीनिंग, हाँ, इसका मीनिंग आपको यहाँ पे दिख जाएगा। weariness का मतलब होता है टायर्डनेस, यानी कि थकान, किसी चीज से थक जाना। तो स्पीकर कह रहा है कि स्वीटेस्ट लव, मैं इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि मैं तुमसे थक गया हूं। नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो अ fitter लव फॉर मी। ना ही इस उम्मीद में, होप का मतलब होता है उम्मीद, ना ही इस उम्मीद में जा रहा हूं कि इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में तुमसे बेहतर मुझे कोई मिल सकता है। फिटर का मतलब क्या होता है? फिटर का मतलब होता है तुमसे ज्यादा सूटेबल या फिर कॉम्पिटेंट। ये क्या है? सिनोनिम्स हैं, सिमिलर वर्ड्स हैं फिटर के। सूटेबल, कॉम्पिटेंट, इसका मतलब होता है कि तुमसे बेहतर मुझे, मैं ये इस आशा में नहीं जा रहा कि मुझे तुमसे बेहतर कोई मिल सकता है। बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट। बट क्योंकि मुझे एक ना एक दिन मरना है ना, हमें कभी ना कभी तो हम मरेंगे। ये तो एक अनरिटन रूल है, सबको पता है, प्राकृतिक चीज है ना। तो बट सिंस आई मस्ट डाई एट लास्ट, क्योंकि मुझे एक ना एक दिन मरना है, इट इज बेस्ट, तो अच्छा ये रहेगा, टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट, दस बाय फेन्ड डेथ्स टू डाई। तो ये बेस्ट रहेगा कि हम इस बात को मजाक में ले, बहुत सीरियसली ना ले, लाइटली ले। ठीक है, मजाक में ना ले, सॉरी सीरियसली ना ले, इस बात को मजाक में लेते हैं और चलो फेन करते हैं हमारी डेथ को। फेन, डेथ का मतलब क्या होता है? फेन का मतलब होता है फेक। ठीक है, टू प्रिटेंड, नकली जिसे आप कहते हैं। ठीक है, तो चलो नाटक करते हैं कि हम मर गए और ये सोचते हैं कि मैं मर चुका हूं। ठीक है, तो पोएट क्या कहना चाह रहे हैं कि मैं इसलिए नहीं जा रहा कि मैं तुमसे थक गया हूं, ना ही मैं इस उम्मीद में जा रहा हूं कि मुझे इस दुनिया में तुमसे बेटर, तुमसे बेहतर कोई मिल सकता है। पर क्योंकि मुझे किसी ना किसी दिन मरना है, तो चलो एक काम करते हैं, तुम ये सोच लो कि मैं कुछ टाइम के लिए मर गया हूँ, दूर जा रहा है। जो पोएट है वो दूर जा रहा है ना, जो स्पीकर है वो दूर जा रहा है, तो वो ये कह रहा है कि तुम सोच लो कि मैं कुछ समय के लिए मर गया हूँ, क्योंकि किसी ना किसी दिन तो हमें मरना है। तो पोएट, अब आप एक चीज और देखिए, यहाँ पे कुछ थीम्स हैं। ठीक है, कुछ थीम्स हैं जिसके बारे में यहाँ पे पोएट बात कर रहे हैं। ठीक है, थीम क्या है? अब यहाँ पे आप देखिए, पोएट कहते हैं कि क्योंकि हमें किसी ना किसी दिन मरना है। यहाँ क्या बात हो रही है? मोर्टालिटी के बारे में बात हो रही है। ठीक है, मोर्टालिटी के बारे में बात हो रही है। मोर्टालिटी क्या होता है? मोर्टालिटी, जो मोर्टालिटी का मतलब है कि किसी ना किसी दिन, है ना, किसी ना किसी दिन इंसान को मरना है। जो मॉर्टल होते हैं वो मरते हैं, जो इमॉर्टल होते हैं वो अमर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ इंसान की मॉर्टालिटी के बारे में बात हो रही है कि वो अमर नहीं है, वो मॉर्टल है, वो मर सकता है। ठीक है, ये एक थीम है यहाँ पे। डेथ भी एक थीम है ना, डेथ के बारे में भी हम बात कर रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पे क्या बात हो रही है? वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रांसिएंट नेचर ऑफ लाइफ।
ट्रांसिएंट नेचर ऑफ लाइफ भी आपका एक थीम है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो जीवन है वो टेम्पररी है, परमानेंट चीज नहीं है, है ना? कभी भी खत्म हो सकता है। इट इज अ टेम्पररी थिंग। तो यहाँ पे उसी के बारे में पोएट बात कर रहे हैं कि लाइफ, जो जीवन होता है वो ट्रांसिएंट होता है, परमानेंट नहीं होता है ना? वो कभी भी खत्म हो सकता है। ये आपके कुछ थीम्स हो गए जो इस स्टैंजा में आपको देखने को मिले हैं। और भी कुछ थीम है, जैसे आपका सेपरेशन का थीम है ना? जुदाई का थीम है। और सेपरेशन का थीम तो आप समझिए कि पूरे पोएम में एक एक स्टैंजा में सेपरेशन का थीम आपको मिलेगा। फिर यहाँ पे लव भी है ना? प्यार की बातें भी हो रही हैं यहाँ पे। तो ये कुछ थीम्स हैं जो इस स्टैंजा में पोएट ने डिस्कस की हैं। अगले स्टैंजा की ओर बढ़ते हैं। तो ये आपका स्टैंजा 2 है। पोएट क्या कह रहे हैं? येस्टर नाइट द सन वेंट हेंस एंड येट इज हियर टुडे। येस्टर नाइट का मतलब कल रात, लास्ट नाइट, ठीक है? लास्ट नाइट, तो कल रात। सन, यहाँ पे सूरज के बारे में बात हो रही है। ये भी क्या है? ओल्ड इंग्लिश है, स्पेलिंग अलग है ना? तो येस्टर नाइट द सन वेंट हेंस एंड येट इज हियर टुडे। कल रात सूरज चला गया, सूरज डूब गया, पर फिर देखो वो आज यहाँ आ गया। यहाँ पोएट क्या कर रहे हैं? सन का मेटाफर यूज कर रहे हैं। मेटाफर क्या है? लिटरेरी डिवाइस है। मेटाफर ऑफ सन, द पोएट इज यूजिंग द मेटाफर ऑफ सन। और मेटाफर, सन के मेटाफर को यूज करके पोएट क्या कर रहे हैं? खुद को सूरज से कंपेयर कर रहे हैं। कैसे कंपेयर कर रहे हैं आगे देखते हैं। पोएट कह रहे हैं, स्पीकर कह रहे हैं कि कल, लास्ट नाइट, कल रात सूरज डूब गया, पर देखो आज फिर वो वापस आया है। एंड येट इज हियर टुडे। ही हैड नो डिजायर नॉर सेंस। हैथ का मतलब क्या होता है? हैज। ना उसके पास कोई डिजायर है, ना उसके पास कोई सेंस है। डिजायर का मतलब इच्छा, ठीक है? ना उसकी कोई इच्छा है, ना ही उस चीज की इसको समझ है, ना ही सेंस है, ना ही उस चीज को लेके ये अवेयर है। सूरज को नहीं पता कि वो चढ़ रहा है, डूब रहा है, उग रहा है या डूब रहा है ना? ना ही सूरज का कोई मन होता है, वो तो सूरज का काम है आना जाना। तो पोएट यही बात कर रहे हैं कि सूरज तो कल चला गया और आज आ भी गया, और उसको तो ना ही इस चीज की इच्छा थी, ना ही उसे इस चीज की समझ है कि वो कहीं जाके वापस आ रहा है। और ना, नॉर हाफ सो शॉर्ट अवे, और ना ही उसका रास्ता जो है मेरे जितना छोटा है। हाफ मतलब, यहाँ ये हाफ के बारे में बात हो रहा है, HALF, जो हाफ होता है आधा। तो यहाँ पोएट कह रहे हैं कि सूरज डूब कर वापस आ गया, ना ही उसके पास डिजायर है, ना ही उसके पास इच्छा है, ना ही उसके पास समझ है, और ना ही उसका जो रास्ता है मेरे रास्ते जितना छोटा है। फिर भी वो जो सूरज है वो लौट कर आया। देन फियर नॉट मी बट बिलीव। तो मेरी चिंता मत करो। फियर नॉट मी, मेरी चिंता मत करो, बट बिलीव दैट आई शैल मेक। पर ये विश्वास रखो, ये बिलीव करो, विश्वास रखो, दैट आई शैल मेक स्पीडियर जर्नीज, कि मैं करूंगा, क्या करूंगा? और तेजी से अपनी जर्नी कंप्लीट करूंगा, स्पीडियर जर्नी कंप्लीट करूंगा, ठीक है? अपना जो सफर है वो मैं जल्दी पूरा करूंगा, तेजी से पूरा करूंगा। सिंस आई टेक मोर विंग्स एंड स्पर्स देन ही, क्योंकि मेरे पास उससे ज्यादा विंग्स हैं और स्पर्स है। विंग्स का मतलब क्या होता है? विंग्स का मतलब होता है, एक सेकेंड, हाँ, विंग्स का मतलब होता है पंख। चिड़िया के पंख होते हैं ना? तो यहाँ पे बात हो रही है पंखों की। और स्पर्स का मतलब होता है मोटिवेशन, ठीक है?
तो पोएट क्या कह रहे हैं कि सूरज जो है वो डूब कर वापस आ जाता है ना। ना ही उसके पास इच्छा है, ना ही उसके पास समझ है, और ना ही उसका रास्ता मेरे जितना छोटा है। तो तुम चिंता मत करो, ये विश्वास रखना कि मैं उससे तेजी से वापस आऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास पंख है। खुद को वो चिड़िया से कंपेयर कर रहे हैं, सिंबल यूज हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, सिंबोलिज्म है यहाँ पे, आप देखिए सिंबोलिज्म है यहाँ पे। सिंबोलिज्म, ये विंग्स चिड़िया का सिंबल यूज कर रहे हैं, पंख का सिंबल यूज कर रहे हैं, ये दर्शाने के लिए कि वो तेजी से आएंगे, बहुत ही एनर्जी से वापस आएंगे। ठीक है, यहाँ पे विंग्स क्या कर रहे हैं, ये आपको सिंबलाइज कर रहे हैं, सिंबलिज्म ऑफ स्पीड, एनर्जी एंड enthusiasm। enthusiasm के साथ आप क्या कह सकते हैं, ईगरनेस भी कह सकते हैं। ठीक है, तो विंग्स एंड स्पर्स कह रहे हैं कि मेरे पास उससे ज्यादा क्या है, मोटिवेशन है, मेरे पास तो रीजन है, मेरे पास तुम हो, है ना। सूरज के पास तो कोई रीजन नहीं है, फिर भी वो जाके आ गया। मैं उससे तेजी से आऊंगा क्योंकि मेरे पास विंग्स हैं, मेरे पास स्पीड है, मेरे पास एनर्जी है, मैं उत्सुक हूं तुमसे मिलने को, तो मैं जल्दी आऊंगा। ये यहाँ पे पोएट कह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा, स्टैंजा 2 में मेटाफोर यूज हो रहा है, सूरज का मेटाफोर यूज कर रहे हैं और खुद को सूरज से कंपेयर कर रहे हैं पोएट। सिंबोलिज्म यूज हुआ है, किस चीज का सिंबोलिज्म यूज हुआ है, विंग्स एंड स्पर्स। ठीक है, द पोएट हैज यूज्ड द सिंबोलिज्म ऑफ विंग्स एंड स्पर्स, क्या दिखाने के लिए कि स्पीड, एनर्जी, एंथुजियाज्म और ईगरनेस है उनमें बहुत ज्यादा, उनमें तेजी है ना, एनर्जी है, उत्साह है, उत्सुक है वो बहुत ज्यादा अपनी बिलवेड से मिलने के लिए। ठीक है ना, ओ हाउ फीबल इज मैन्स पावर, दैट इफ गॉड दैट इफ गुड फॉर्च्यून फॉल कैन नॉट एड अनदर आवर। पोएट बात कर रहे हैं इंसान की ताकत के बारे में कि कितना कमजोर है इंसान। फीबल का मतलब होता है वीक। ठीक है, तो पोएट कह रहे हैं कि इंसान कितना कमजोर है कि जब उसका गुड फॉर्च्यून होता है, फॉर्च्यून का मतलब होता है जब उसका भाग्य, जब उसका समय अच्छा चल रहा है, गुड गुड फॉर्च्यून है। ठीक है, तो जब उसका गुड फॉर्च्यून आता है तो वो 1 घंटा भी उसमें ऐड नहीं कर सकता, है ना। क्या आप अपने अच्छे समय में उस समय में और 1-2 घंटे ऐड कर सकते हैं, जोड़ नहीं सकते, राइट। तो पोएट यही कह रहे हैं कि जब इंसान कितना कमजोर है कि जब उसका अच्छा समय आता है तो वो 1 घंटा भी उसमें जोड़ नहीं सकता, और ना ही उस बीते समय को वापस ला सकता है। नॉर अ लॉस्ट आवर रिकॉल, ना ही वो बीते समय को वापस ला सकता है। पर बट कम बैड चांस, जैसे ही बुरा समय आता है क्या होता है, एंड वी जॉइन इट आर स्ट्रेंथ, हम उसमें अपनी ताकत और जोड़ देते हैं। ठीक है, जैसे ही हमारा बुरा समय आता है, वी जॉइन टू इट आर स्ट्रेंथ एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ itself over us to advance। इसका मतलब क्या होता है, पोएट कह रहे हैं कि जैसे ही हमारा बुरा समय आता है, अच्छे समय में तो ना हम 1 घंटा उसमें ऐड कर सकते हैं, ना ही हम उस समय, बीते समय को वापस ला सकते हैं, पर हमारे बुरे समय में क्या होता है कि हम ही हमारा जो बुरा समय है, हमारा जो सौरो है, उसे हम अपने ऊपर हावी होने देते हैं। ठीक है, पोएट कह रहे हैं कि हम इसमें अपनी ताकत भी जोड़ देते हैं, हम उससे डर जाते हैं, है ना। और डर जाते हैं तो जब फियर होता है, डर होता है, वो आपके
सौरों को, आपके दुख को, आपके दर्द को, आपकी पीड़ा को बढ़ा देता है। पोएट ये कहना चाह रहे हैं। एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ, और इसी तरीके से वो और लंबा हो जाता है और आपके ऊपर हावी हो जाता है। सेल्फ ओवर अस टू एडवांस, आप पे हावी हो जाता है। आपका बुरा समय, आपके दुख दर्द आप पे हावी होने लगते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे क्या बात हुई है, थीम क्या है यहाँ पे आपका? हेल्पलेसनेस ऑफ ह्यूमंस। कितने लाचार हैं ह्यूमंस, अपने समय के हिसाब से वो समय को रोक नहीं सकते, है ना। समय का जो पहिया है वो चलते रहता है, लाइफ साइकिल आपका चलते रहता है। तो आप अच्छे समय को रोक नहीं सकते, और बुरे समय में आप खुद ही उस बुरे समय को खुद पे हावी कर लेते हैं, उससे डर जाते हैं तो, और फिर वो और लंबा लगने लगता है ना। होता है ना कि जब आप कोई चीज एंजॉय करते हैं तो वो जो बहुत जल्दी ऐसा लगता है कि समय कट गया। पर जब कोई चीज आप एंजॉय नहीं करते हैं, आपको कोई चीज अच्छी नहीं लगती है, आपका बुरा समय जब होता है, तो आपको लगता है यार ये समय तो कट ही नहीं रहा है ना। तो इस तरीके से हम बुरे समय को अपने ऊपर हावी होने देते हैं। तो यहाँ पे पोएट बात कर रहे हैं कि ह्यूमंस आर वेरी हेल्पलेस। थीम यहाँ पे ये है। ठीक है, यहाँ पे टाइम का भी एक थीम है ना। टाइम इज ऑल्सो अ थीम ना। अगले स्टैंजा पे आते हैं। When thou sighest not wind, but sighest my soul away। बहुत ही खूबसूरत लाइन है। अगर आप इसका मीनिंग समझ गए तो आप समझिए पोएट्री से आपको प्यार हो जाएगा। साइएस्ट का मतलब क्या होता है, इसे हम कहते हैं साई। ठीक है, मॉडर्न इंग्लिश में हम इसे साई कहते हैं। साई का मतलब क्या होता है? हिंदी में आप इसे आहें भरना भी कहते हैं, या फिर अगर मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाऊं, तो जब आप उदास होते हैं तो आप क्या करते हैं? लंबी गहरी सांस लेते हैं, है ना। हाँ, इस तरीके से आप साई करते हैं, गहरी सांस भरते हैं, लंबी सी गहरी सांस। तो इसे हम साई कहते हैं। तो पोएट कह रहे हैं कि जब तुम साई करती हो, जब तुम आहें भरती हो, तो तुम आह, अब तुम्हारी जो आह है उसके साथ सिर्फ हवा नहीं निकलती, मेरे प्राण भी निकल जाते हैं। सच अ ब्यूटीफुल लाइन, कि तुम जब साय करती हो, तुम जब उदास हो के लंबी सांस भरती हो, तो उसमें तुम सिर्फ एयर नहीं ब्रीथ करती, है ना, तुम सिर्फ हवा नहीं छोड़ती, तुम उसके साथ मेरे जो सोल है, बट साइएस्ट माई सोल अवे, मेरे जो प्राण है, मेरा जो सोल है, मेरी जो आत्मा है, उसे भी बाहर कर देती हूँ, कचोट देती हूँ। जैसे आप कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं कि यार मेरी आत्मा निकल गई। ठीक है, when thou weepest का मतलब रोना, जब तुम रोती हो। when thou weepest unkindly kind, सच अ ब्यूटिफुल, ये भी एक लिटरेरी डिवाइस है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? पैराडॉक्स। इतना ब्यूटीफुल तरीके से पोएट ने लिखा है। अनकाइंडली काइंड, ये देख लो आप, अनकाइंडली काइंड का मतलब क्या होता है? काइंड का मतलब क्या होता है? दयालु। अनकाइंड का मतलब क्या होता है? निर्दयी, निर्दयालु, है ना। कोई ऐसा इंसान जो दयालु ना हो। तो ये अपनी बिलवड को कह रहे हैं कि जब तुम रोती हो ना, तुम अनकाइंडली काइंड हो। अनकाइंडली समझो, वो पुकार रहे हैं कि अनकाइंडली काइंड अपनी बिलवड को पुकार रहे हैं। अनकाइंडली मतलब तुम दयालु भी हो और तुम निर्दयी भी हो मेरे लिए। क्यों, ये भी देख लेते हैं। माई लाइफ ब्लड डॉट डीके, जब तुम रोती हो तो मुझे ये तो पता चलता है कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। मेरे जाने पे तुम रो रही हो तो मुझे समझ में आ रहा है कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। तो ये बहुत काइंड है मेरे लिए। पर तुम्हारा रोना मेरे खून को सुखा देता
है ना। मेरा जो ब्लड है वो डीके होने लगता है, मेरा खून खत्म होने लगता है शरीर से, समझो मेरी लाइफ खत्म होने लगती है। पोएट का कहने का मतलब है यहाँ पे कि उनका रोना, उनकी बिलवेड का जो रोना है वो उन्हें और कमजोर बना देता है। ठीक है, बिलवेड को, पोएट को और ज्यादा कमजोर बना देता है उनकी बिलवेड का रोना। अनकाइंडली काइंड जो है ये पैराडॉक्स है। पैराडॉक्स कैसे है? पैराडॉक्स का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो पोएट ने यूज की है जो एक साथ सच हो नहीं सकती है। कोई इंसान अनकाइंडली काइंड हो सकता है? नहीं ना। अगर मैं बोलूं, एग्जाम्पल से समझना, कि कोई क्लास में कोई बच्चा है, मैं उसे बोलूं कि अरे स्मार्ट वाले बुद्धू, है ना, तो ये तो पैराडॉक्स है। स्मार्ट भी है पर बुद्धू भी है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। एक ही बोलोगे, या तो ही इज वेरी इंटेलिजेंट और ही इज वेरी फूलिश, है ना। ये दोनों साथ में बोल दूंगी तो ये थोड़ा बैठेगा नहीं, है ना। सच नहीं है ये। कोई चीज बुद्धिमान भी है और बेवकूफ भी है, ये पैराडॉक्स हो गया। तो पोएट ने क्या किया, बिलवेड को बोला कि तुम अनकाइंडली काइंड हो, निर्दयी भी हो पर दयालु भी हो। ये एक पैराडॉक्स है, लिटरेरी डिवाइस यूज किया है पोएट ने। तो इसका मीनिंग आप समझ गए कि जब तुम साई करती हो तो तुम सिर्फ हवा नहीं छोड़ती, मेरी आत्मा भी निकल जाती है तुम्हारे ऐसे आहें भरने से। तुम जब रोती हो तो ऐसा लगता है कि मेरे जो जीवन में, मेरा जो जीवन है वो कमजोर होते जा रहा है, मेरा खून निकलते जा रहा है, जिसकी वजह से मैं कमजोर होते जा रहा हूँ, मेरी जीवन कमजोर होते जा रहा है। इट कैन नॉट बी दैट दाउ लवेस्ट मी एज दाउ सेस्ट, ऐसा हो नहीं सकता। पोएट कह रहे हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम मुझसे इतना प्यार करती हो जितना तुम कहती हो। ठीक है। इफ इन दाइन माई लाइफ दाउ वेस्ट दैट आर्ट द बेस्ट ऑफ मी, तुम जो हो मेरा सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हो। ठीक है। और तुम जब इसे ही रो के वीक कर रही हो, कमजोर कर रही हो खुद को, तो तुम, ऐसा हो नहीं सकता कि तुम मुझसे इतना प्यार करती हो। ठीक है। एक तरीके से वो अपनी बिलवेड को समझा रहे हैं कि अगर तुम मुझसे इतना प्यार करती हो तो इतना डरो मत मेरे जाने से, इतना घबराओ मत कि मैं दूर जा रहा हूं, मैं जरूर आऊंगा, मैं जल्दी आऊंगा। मेरे पास इच्छा है, मैं उत्सुक हूँ तुमसे मिलने के लिए, मेरे पास तुम हो जिसके लिए मैं वापस आऊंगा। ठीक है। तो यहाँ पे पोएट क्या कर रहे हैं, ही इज टेलिंग हर, ही इज टेलिंग हिज बिलवेड कि तुम मुझसे, ऐसा नहीं हो सकता कि तुम मुझसे इतना प्यार करती हो जितना तुम कहती हो, क्योंकि तुम्हारा रोना मुझे कमजोर बना रहा है और तुम मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण हो, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो तुम मेरे लिए ना। लेट नॉट दाई डिवाइनिंग हार्ट, डिवाइनिंग का मतलब क्या होता है, दिव्य, गॉड लाइक, एंजेलिक, एंजल की जैसा। ठीक है। पोएट कह रहे हैं लेट नॉट दाई डिवाइनिंग हार्ट फॉर थिंक मी एनी इल। फॉर थिंक मतलब क्या होता है, समय से पहले सोच लेना किसी चीज को। ठीक है। पहले से ही सोच लेना कि अच्छा आज तो ये होगा या ये हो सकता है। ठीक है। पोएट कह रहे हैं, स्पीकर कह रहे हैं लेट नॉट दाई डिवाइनिंग हार्ट फॉर थिंक मी एनी इल। तुम पहले से कुछ ऐसा मत सोच लेना कि मेरे साथ कुछ बुरा हो जाएगा। मैं तुमसे दूर जा रहा हूं, पर तुम ये मत सोचना कि मेरे साथ कुछ बुरा हो जाएगा या फिर कोई घटना घटेगी। ठीक है। डेस्टिनी में टेक दाई पार्ट एंड मे दाई फियर्स फुलफिल, क्योंकि जो हमारा भाग्य है ना, जो हमारी डेस्टिनी है, नियति जिसे हम कहते हैं, वो तुम्हारा, हो सकता है तुम्हारी बात मान ले और तुम्हारा जो डर है वो सच में बदल जाए। ठीक है। तो पोएट कह रहे हैं कि तुम कुछ गलत मत सोचना मेरे बारे में, डरना मत, तुम ये मत सोचना कि मेरे साथ कुछ बुरा हो जाएगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जो डेस्टिनी है, जो नियति है, वो तुम्हारी बात मान ले और मेरे साथ सच में कुछ बुरा हो जाए। ठीक है। बट
think that we are but turned aside to sleep. बिल्कुल बुरा मत सोचना, पर ये सोचना कि हम जो है, हम अलग अलग तरफ घूम कर सोए हैं, ठीक है? एक दूसरे की तरफ पीठ कर कर सोए हैं, अलग अलग डायरेक्शन में घूम कर सोए हैं। मैं तुमसे दूर नहीं हूँ। तुम बस ये सोचना कि तुम जब सो रहे हो तो तुम दूसरी तरफ अपनी अपना जो मुंह है दूसरी तरफ करके सो रहे हो, अपनी पीठ मेरे तरफ करके सो रहे हो। बट थिंक दैट वी आर बट टर्न्ड असाइड टू स्लीप, दे हु वन अनदर कीप अलाइव नेवर पार्टेड बी। क्यों? क्योंकि जो दो लोग एक दूसरे को जिंदा रखते हैं, एक दूसरे के लिए एक दूसरे की जिंदगी है ना? लाइफ लाइन कहते हैं कई लोग, है ना? ही इज माई लाइफ लाइन और शी इज माई लाइफ लाइन। तो पोएट भी यही कह रहे हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो दो लोग एक दूसरे के लिए एक दूसरे की जिंदगी है, एक दूसरे को जिंदा रखते हैं, वो कभी अलग नहीं हो सकते। ठीक है? इस तरीके से हमने पूरा पोएम को लाइन बाय लाइन पढ़ लिया, उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन देख ली। हमने देखा कि क्या पोएट जो है वो अपनी बिलवेड को समझा रहे हैं कि मैं तुमसे दूर जा रहा हूँ, कोई बात नहीं, ये मत सोचना कि मैं तुमसे थक गया या फिर मैं किसी और बेटर इंसान को अपने लिए ढूंढ लूंगा, है ना? वो कह रहे हैं कि सूरज भी जाता है, पर सूरज भी वापस आ जाता है, पर उसके पास तो मोटिव भी नहीं होता, ना उसका रास्ता उतना छोटा होता है मेरे जितना। मैं तो और तेजी से तुम्हारे पास वापस आऊंगा। फिर वो उनकी डेथ के बारे में बात करते हैं, है ना? सी, कि कैसे इंसान जो है बहुत ही समय के सामने कमजोर पड़ जाता है। अच्छा समय वो रोक नहीं सकता और बुरा समय उसके ऊपर हावी हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपने सिचुएशन में डर जाता है। तो वो बेसिकली अपने बिलवेड को समझा रहे हैं कि तुम मेरे जाने से डरो मत, ये जो बुरा समय है ये तुम पे हावी हो जाएगा अगर तुम इससे डर जाते हो, है ना? इनका कहना है कि आप जो आप पे सिचुएशन आई है उसे आप स्ट्रांगली फेस करें। आप डरेंगे तो ये आपका बुरा समय आपके ऊपर हावी हो जाएगा और वो समय कटेगा नहीं। फिर ये बात करते हैं कि कैसे उनका दुखी होना, उनकी बिलवेड का दुखी होना उन्हें और ज्यादा कमजोर बना देता है। और आखिर में वो कहते हैं कि जब दो लोग एक दूसरे की जिंदगी हैं तो वो कभी अलग हो नहीं सकते। हो सकता है उनके बीच में डिस्टेंस अलग हो, है ना? डिस्टेंस बहुत ही ज्यादा किलोमीटर्स का हो, वो सात समुंदर पार हो एक दूसरे से, पर सच में वो एक दूसरे के साथ होते हैं, हार्ट से, है ना? तो यहाँ पे ये बात हो रही है। मेजर थीम्स क्या है इस पोएम में? लव, लव बहुत ही मेजर थीम है। सेपरेशन, अलग होना, है ना? मोरालिटी नहीं है ये, इसमें स्पेलिंग एरर है, ये होगा मोर्टैलिटी। मोर्टैलिटी मैंने आपको बताया था कि हाँ, इंसान का जो जीवन है कभी ना कभी उसे मरना है। तो मोर्टैलिटी एंड ट्रांसिएंट नेचर ऑफ लाइफ, के जो आपका जिंदगी है वो टेम्पररी है, परमानेंट तो नहीं है। फिर इमोशनल रिस्ट्रेंट, कैसे इमोशन अपने, वो समझाते हैं अपनी बिलवेड को कि कैसे तुम अपने इमोशंस को संभालो, उसे रिस्ट्रेन करो, उसे कंटेन करो, है ना? कंट्रोल करो उसे। ह्यूमन हेल्पलेसनेस अगेंस्ट टाइम, टाइम के सामने इंसान कितना कमजोर पड़ जाता है। कहते हैं ना कि जब समय का जोर चलता है तो फिर सारी चीजें इधर से उधर हो जाती हैं। समय सबसे ज्यादा बलवान है, सबसे ज्यादा पावरफुल है। तो पोएट जो है इन मेजर थीम्स के बारे में इस पोएम में बात करते हैं। आई होप कि आप इस पूरे पोएम को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लगी आप कमेंट्स में जरूर बताना। अगले वीडियो में मिलते हैं। टिल देन गुड लक।